1979 से पहले ईरान एंड इजराइल बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ज्यूइश लोगों के पास खुद का एक कंट्री नहीं हुआ करता था, वो लोग अलग अलग देशों में जाके टुकड़ों में बसा करते थे। और जैसे इजराइल ने खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर किया, उसके तुरंत ही बाद अरब कंट्रीज ने इजराइल पर अटैक कर दिया। बट तब के समय पहलवी डायनेस्टी का जो एक किंग था मोहम्मद रेजा शाह पहलवी, उसके खिलाफ कोई भी ओपोजिशन को पैदा ही होने नहीं देता था, उन्हें शुरू में ही खत्म कर दिया जाता था। सीक्रेट पुलिस सर्विस भी तब के समय ईरान में चल रहा था। ईरान बहुत ही नजदीक पहुंच चुका था न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के, लेकिन 1979 के बाद सब चेंज हो गया। ईरान का जो न्यू लीडर था वो इजराइल को एक एनिमी के तौर पे देखने लगा और इजराइल को वो लिटिल सेटन नाम से बोलने लगे। हे इट्स एके। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल एंड ईरान के बीच चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जो कि आप लोगों ने ऑफ कोर्स न्यूज में एंड बहुत जगह सुना होगा और देखा होगा कि लगातार कई सारे बमबारी हो रहे हैं ईरान एंड इजराइल के बीच में। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि इजराइल जो है ईरान के जो न्यूक्लियर बेसिस है उन पर अटैक कर रहा है, कई सारे साइंटिस्ट को मार रहा है। बट आखिर इजराइल एंड ईरान के बीच ये जो वॉर है ये चल क्यों रहा है? और आप बिलीव नहीं करोगे कि 1979 से पहले ईरान एंड इजराइल बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। यहाँ तक कि इजराइल एंड ईरान से लोग आपस में आया जाया करते थे, दोनों एक दूसरे को मिलिट्री सपोर्ट करते थे, इकोनॉमिकली सपोर्ट करते थे। बट आखिर ऐसा क्या हो गया 1979 के बाद, जिसके बाद इजराइल एंड ईरान दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा खिलाफ हो गए? तो चलो आज हम लोग इस पूरे हिस्ट्री को जानने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से ये वॉर शुरू हुआ, आखिर ये चल क्यों रहा है, और आखिर कैसे ईरान इजराइल के एनिमीज को सपोर्ट करता है, आखिर ये न्यूक्लियर इशू क्या है। इन सारी चीजों को जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलते हैं सबसे पहले हिस्ट्री में 1948 में, जब इजराइल एक कंट्री बना था। अब देखो, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उससे पहले ज्यूइश लोगों के पास खुद का एक कंट्री नहीं हुआ करता था, वो लोग अलग अलग देशों में जाके टुकड़ों में बसा करते थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के समय एक बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिला। हिटलर आया। जिसकी वजह से बहुत सारे ज्यूइश लोगों को मारा गया, उन पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिसके बारे में अगर आप पास्ट में पढ़ोगे और उन सारे विजुअल्स को देखोगे तो आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। तो इसी के बाद ज्यूइश लोग भी चाहते थे कि उनका खुद का एक कंट्री हो जहां वो लोग सेफली रह पाए और अपना जीवन जैसे बाकी देश बिताते हैं वैसे बिता पाए। और इन सारी चीजों के ऊपर मैंने इस वीडियो में बताया भी है, आप इस वीडियो में देख सकते हो। इजराइल का भी पूरा हिस्ट्री एंड हमास एंड इजराइल का आखिर वॉर कैसे चल रहा है, इसमें मैंने ईरान के बारे में भी बताया था। तो अब अपने टॉपिक पर वापस आए, तो तब के समय पैलेस्टीन एक ऐसा जगह था जहाँ पे अरब के लोग रहा करते थे और कई सारे ज्यूइश लोग भी रहा करते थे, और वहाँ पे तब ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था। लेकिन फिर यूनाइटेड नेशन ने सजेस्ट किया कि पैलेस्टीन को 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें से एक भाग ज्यूइश लोगों का रहेगा एंड दूसरा भाग अरब स्टेट का रहेगा। अब जो ज्यूइश लीडर्स थे वो लोग तुरंत ही एग्री कर गए, लेकिन जो अरब के लीडर्स थे वो लोग एग्री नहीं किए। और जैसे ही इजराइल ने खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर किया, उसके तुरंत ही बाद जो इजराइल के बगल में अरब कंट्रीज है उन लोगों ने तुरंत ही इजराइल पर अटैक कर दिया। बट उस अटैक को इजराइल सर्वाइव कर जाता है, और जितने यूनाइटेड नेशन ने जगह दिया था ज्यूइश लोगों के लिए, उससे भी ज्यादा जगह इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया इस वॉर के बाद। और यहीं पे अगर ईरान के स्टोरी में है, तो ईरान जो है एक एंशिएंट कंट्री है। पहले के समय इसे पर्शिया कहा जाता था। लगातार हजारों सालों तक कई सारे राजाओं ने पर्शिया पर राज किया, लेकिन 20th सेंचुरी में तब के समय पहलवी डायनेस्टी का जो एक किंग था मोहम्मद रेजा शाह पहलवी, वो तब के समय ईरान पर राज कर रहा था। ये जो थे ये तब के समय बहुत ज्यादा वेस्ट कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड नेशन एंड यूके उन लोगों के सपोर्ट में था, उन लोगों जैसा ही मॉडर्न बनना चाहता था, और इजराइल के भी बहुत ज्यादा करीब था ईरान। लेकिन कई सारे ईरानियंस इससे खुश नहीं थे। इतना ज्यादा तेजी से जो इकोनॉमिकली ईरान ग्रो कर रहा था, ऐसे में बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत ज्यादा पीछे पा रहे। तब के समय ईरान में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी भी देखने को मिल रहा था। उन्हें लग रहा था कि जो शाह है वो अमेरिका एंड यूके के बहुत ज्यादा करीब आ रहा है और इस्लामिक जो वैल्यूज होते हैं उसे इग्नोर कर रहा है, और खुद के भी जो कंट्री के लोग थे उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है। उसके खिलाफ कोई भी ओपोजिशन को पैदा ही होने नहीं देता था, उन्हें शुरू में ही खत्म कर दिया जाता था, और जितने भी लोग उसके खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश करते थे उन लोगों को दबा दिया जाता था या फिर उन लोगों को टॉर्चर किया जाता था। और एक सीक्रेट पुलिस सर्विस भी तब के समय ईरान में चल रहा था, जिसे SAVAK सेवा कहा जाता था। इसी वजह से बहुत सारे ईरानियन लोगों को लगा कि उनके धर्म पर खतरा आ रहा है, और ईरान के लोगों को लगा कि ईरान का जो किंग है शाह वो यूके एंड यूएस का एक पपेट बन गया है। और यही टेंशन लगातार कई सालों तक चलता रहा। बट फाइनली 1979 में एक बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिला। ईरान के लोगों ने और बहुत सारे अलग अलग तरह के ग्रुप ने मिलकर शाह को गद्दी से हटा दिया
और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया जिसे रिलीजियस लीडर्स के द्वारा रूल किया जाने लगा। और जो नए लीडर्स आए वो बहुत ही ज्यादा एंटी वेस्ट एंड एंटी इजराइल थे और उन लोगों ने जो भी फ्रेंडशिप था इजराइल के साथ उनके भी खिलाफ थे। सारा का सारा जितना भी टाई था उनका इजराइल के साथ, उन सभी चीजों को खत्म कर दिया गया और इजराइल को एक एनिमी कंट्री के तौर पे देखा जाने लगा। अब देखो 1979 से पहले ईरान एंड इजराइल बहुत अच्छे दोस्त थे। वो लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड किया करते थे, इंटेलिजेंस तक शेयर किया करते थे और एक दूसरे को एक पार्टनर के तौर पे देखा करते थे। यहाँ तक कि उन दोनों कंट्री का जो एनिमी होता था वो भी कॉमन हुआ करता था मिडिल ईस्ट में। लेकिन 1979 के बाद सब चेंज हो गया। ईरान का जो न्यू लीडर था वो इजराइल को एक एनिमी के तौर पे देखने लगा और इजराइल को वो लिटिल सेटन नाम से बोलने लगे। अब ईरान क्या किया करता था कि जितने भी सारे ग्रुप्स थे जो इजराइल के खिलाफ थे उन सभी को सपोर्ट करने लगा ताकि वही ग्रुप्स इजराइल को खत्म कर दे। अब ऐसे ग्रुप जैसे हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में बेस्ड था और हमास जो कि गाजा में बेस्ड था, इन सभी को सपोर्ट करने लगे। ये सारे लगातार इजराइल के खिलाफ लड़ते रहे और कई सारे रॉकेट्स छोड़ते रहे इजराइल पर कई सालों तक। लगातार कई डेकेड्स तक इजराइल एंड ईरान एक शैडो वॉर लड़ते रहा, यानी कि सीक्रेट ऑपरेशन, साइबर अटैक और भी अलग अलग तरह के ग्रुप्स को यूज करना ताकि एक दूसरे के खिलाफ लड़ सके, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। अब देखो ईरान जो है वो इजराइल के एनिमीज को सपोर्ट तो करता था, बट कैसे करता था वो बताता हूँ। देखो जो हमास था जो कि गाजा में बेस्ड था, उसको ईरान क्या करता था कि पैसे देता था, वेपन्स देता था और ट्रेनिंग देता था। अब हमास क्या करता था कि थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स इजराइल पर अटैक करता था और कई सारे डेडली अटैक्स भी करता था। जैसे कि 7 अक्टूबर 2023 में एक बहुत ही बड़ा अटैक किया था हमास ने इजराइल पर, जिसमें 1400 इजराइल के लोगों की जान चली गई थी। और जो हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में बेस है, उसको भी ईरान बहुत सारे वेपन्स प्रोवाइड करता है और हिजबुल्लाह भी कई वॉर लड़ चुका है इजराइल के खिलाफ और थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट इजराइल के सिटीज पर हमेशा ही टारगेट में रखता है। और जो अदर ग्रुप्स है ईरान उनको भी सपोर्ट करता है, जैसे कि सीरिया में जो ग्रुप्स हैं, इराक में या यमन में। और ये इसलिए ईरान कर रहा है ताकि इजराइल के ऊपर लगातार प्रेशर पड़ा रहे और इजराइल बिजी रहे, जिसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इजराइल बहुत कमजोर हो जाएगा और ईरान डायरेक्टली अटैक कर पाएगा इजराइल पे। अब देखो इजराइल एक बहुत ही छोटा कंट्री है लेकिन बहुत ही पावरफुल कंट्री है पूरे मिडिल ईस्ट में, और ईरान भी बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री है क्योंकि ईरान के पास बहुत ज्यादा मिलिट्री पावर है, बहुत सारे सोल्जर्स है और बहुत सारे वेपन्स है। तो इन दोनों के बीच में अगर वॉर हुआ तो कैजुअलिटीज बहुत देखने को मिल सकता है। अब यहाँ बात आती है कि ये न्यूक्लियर इशू क्या है और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ईरान जो है लगातार कई सालों तक ऐसा कहता आ रहा है कि वो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम करता है वो एक पीसफुल एनर्जी के लिए है, लेकिन कई सारे कंट्रीज का मानना है, स्पेशली इजराइल एंड यूएस का, कि ईरान चुपके से एक न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहा है। अगर ऐसा हो गया तो ये बात हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से ईरान वेपन्स एंड पैसे प्रोवाइड करता है अदर ग्रुप्स को ताकि इजराइल के खिलाफ लड़ सके, वो इजीली न्यूक्लियर वेपन्स भी प्रोवाइड करेगा इन सारे ग्रुप्स को ताकि इजराइल पर अटैक कर सके। यहाँ तक कि डायरेक्ट अटैक भी कर सकता है ईरान इजराइल पे न्यूक्लियर वेपन से। और हम सभी ये भी जानते हैं कि इजराइल जो है वो एक बहुत ही छोटा कंट्री है, तो अगर ऐसा अटैक हुआ तो बहुत सारे अटैक्स होने की वजह से आयरन डोम टेक्नोलॉजी वो कितने ही अटैक रोक पाएगा, एक ना एक अटैक तो उस पे पड़ता ही है। तो ऐसे में अगर एक बाई चांस अटैक हो भी गया इजराइल पर तो एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा और एक झटके में पूरा इजराइल का एग्जिस्टेंस मिट सकता है। इसीलिए इजराइल जो इस न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान है इसे एक ह्यूज थ्रेट मानता है। ईरान के जो लीडर है वो कहते आ रहे हैं कि वो इजराइल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, बट इजराइल भी अपने लोगों से ये लगातार प्रॉमिस करता आ रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए ईरान को वो खुद का एक न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकता रहेगा, भले उनको कुछ भी करना पड़े। इसीलिए आप कई सालों तक सुनते आ रहे होंगे कि न्यूक्लियर वेपन का जो प्रोग्राम होता है ईरान पे, वहाँ पे बार बार इजराइल अटैक करते रहता है और जितने भी साइंटिस्ट होते हैं न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड ईरान में, उन पर भी अटैक करता रहता है, उन्हें मार देता है ताकि जो न्यूक्लियर वेपन है ईरान तैयार ही ना कर पाए। और रशिया है वो भी अपने साइंटिस्ट प्रोवाइड करता है ईरान को जिससे कि न्यूक्लियर वेपन तैयार किए जा सके। तो जब इजराइल ईरान पे मौजूद साइंटिस्ट को मारता है, रशिया भी बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है क्योंकि उनके साइंटिस्ट मर रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स ईरान जो है बहुत सारा यूरेनियम एनरिच कर चुका है और कई सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकता है वो कुछ वीक्स एंड कुछ मंथ्स में अगर वो डिसाइड करता है तो। और इजराइल भी इसके ऊपर टेंशन में। ईरान ने कहा था कि ये एक प्रोग्राम पीसफुल है, लेकिन इंटरनेशनल न्यूक्लियर एजेंसी का कहना है कि अगर न्यूक्लियर वेपन बना लेता है ईरान तो जितने भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं न्यूक्लियर वेपन का वो फॉलो नहीं किया जाएगा। और जियोपॉलिटिक्स में एक सबसे जरूरी चीज होता है बैलेंस बनाए रखना। तो कई सारे कंट्रीज जो है ईरान को सपोर्ट इसलिए भी करते हैं कि वो खुद का न्यूक्लियर वेपन तैयार कर ले ताकि वहां पे डोमिनेट ना कर पाए इजराइल। इजराइल जो है वो कभी ऑफिशियली नहीं कहता है कि उनके खुद के पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन
बहुत सारे लोगों का, इवन बहुत सारे कंट्रीज का मानना है कि खुद का इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अभी के समय जून 2025 तक बहुत सारी चीजें बहुत खराब हालत में आ चुके हैं। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया, जो कि ईरान पर आज तक का सबसे बड़ा अटैक था। इजराइल ने कई सारी न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल बेसिस एंड मिलिट्री लीडर्स पर हमला किया और इजराइल ने कहा भी कि ईरान बहुत ही नजदीक पहुंच चुका था न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के, और इसीलिए इजराइल का ईरान पर अटैक करना जरूरी था। ईरान ने भी मिसाइल छोड़ी इजराइल की सिटीज पर, जिसमें कई सारे मिलिट्री एंड सिविलियंस को टारगेट किया गया। और ये पहली बार है इतने दशकों में कि ईरान ने इजराइल ने ईरान पर डायरेक्टली अटैक किया हो, ना कि किसी ग्रुप का इस्तेमाल किया हो। और ट्रम्प का कहना है कि अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होगा तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है। रशिया भी कहता है कि अगर यूएस डायरेक्टली इस पर इन्वॉल्व हुआ इस वॉर के बीच में, तो रशिया भी आएगा। तो देखो, अगर ये वॉर बहुत ज्यादा बड़ा हुआ तो इसमें ऑफ कोर्स यूएस आएगा ही, रशिया भी आएगा, और जितने भी सारे अलग अलग कंट्रीज है जो कि ईरान एंड इजराइल दोनों को सपोर्ट करते हैं वो भी आएंगे। और ऑयल का भी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से वर्ल्ड की इकोनॉमी भी डैमेज हो। और अगर ऐसा हो गया कि ईरान ने खुद का एक न्यूक्लियर वेपन बना लिया, तो और भी जो अलग अलग कंट्रीज है मिडिल ईस्ट में, वो भी चाहेंगे कि उनके खुद के पास एक न्यूक्लियर वेपन हो, और इससे एक न्यूक्लियर वॉर होने की संभावना बढ़ जाएगी। बट मेरा आपसे सवाल है कि आपके हिसाब से अभी के समय कौन सही है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे पूरा क्या है वो भी मैं जानना चाहूंगा। कमेंट जरूर करना, एंड वीडियो पसंद आए हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।